वीडियो में स्पेशली हम लोग न्यायपालिका के जो है वो जुडिशियरी के पीवाईक्यू को देख रहे हैं डियर। और बहुत सारे जो है वो मेरे सब्सक्राइबर न्यू भी जुड़े हैं, तो मैं उनका थैंक्स बोलती हूँ डियर। आप चाहें तो ओल्ड एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी बोल रही हूँ, यूथ कंपटीशन के जो ओल्ड एडिशन भी बने हुए हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रश्नों में, 2-4 ही प्रश्न आगे पीछे आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो है वो पहले वाला भी पार्ट को देख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि जो चीज़ें अभी तक मैंने वो वीडियो जो प्रोवाइड नहीं करा है ना, तो वो उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो आपका बहुत-बहुत थैंक यू। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है उच्चतम न्यायालय के बारे में। केंद्र और राज्य के जो मध्य विवादों का जो समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस प्राधिकार के अंतर्गत आपका आता है? तो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है, तो दैट इज़ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल से हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कि भारत और राज्य के जो है वो मत विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल या जो आरंभिक जो क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किसी वादे का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में ही आपका होगा। मूल अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में 3 तरह के विषयों की सुनवाई करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, पहला है कि ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों। दूसरा है कि ऐसे विवाद जिनमें एक या एकाधिक जो है राज्य हो और दूसरी तरफ एक या अधिक जो है वो राज्य हो, यानी जो है वो राज्य के बीच ऐसे विवाद हैं जिनमें एक ओर जो है भारत सरकार और एक या जो है एकाधिक राज्य और दूसरी ओर एक अधिक राज्य है, यानी 2 राज्य या 3 राज्य से अधिक हो सकता है। ये सब प्रावधान है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता को भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी? तो नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाज फाउंडेशन ट्रस्ट इंडिया ने आपका वर्ष 2001 में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। यह जो है वो गैर सरकारी आपका संगठन एनजीओ है और यह जो है एचआईवी और एड्स यौन आपका जो है स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर काम करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में आपका सुप्रीम कोर्ट ने धारा आपका 377 की आंशिक रूप से रद्द कर दिया था। इस फैसले से वयस्कों के बीच सहमति से आपका होने वाले समलैंगिक विवाह को आपका गैर अपराधीकरण घोषित किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ देख सकते हैं कालक्रम के अनुसार बताना, तो सबसे पहले जो है वो आपका कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र 1939 था। रामगढ़ जो है वो आपका स्पेशली कांग्रेस अधिवेशन 1940 में होता है। फिर जो है वो आपका निर्णय को प्रस्ताव होगा और लास्ट में जो है वो आपका क्रिप्स मिशन होगा। तो 4, 3, 1, 2 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि कांग्रेस मंत्रियों के जो है वो आपका त्यागपत्र अक्टूबर 1939 में है और आपका रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन 18 से 20 मार्च 1940 हो जाएगा। ललितकों का जो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन जो है वो 22 मार्च 1942 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो पहला है भारत सरकार और आपका एक या अधिक से जो है वो एक से अधिक राज्य के मध्य जो विवाद, पहला आपका सही है। दूसरा देख सकते हैं संसद के किसी भी जो है वो सदन से संबंधित चुनाव के विवाद, सही नहीं है। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के मध्य जो विवाद, तो ये भी सही नहीं है डियर। अगला देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक जो है वो राज्य के मध्य विवाद, तो आपका फर्स्ट एंड जो है वो आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जो है वो फर्स्ट एंड आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी अधिकारिता का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक अधिकारिता के तहत जो उच्चतम न्यायालय निम्न जो मामलों की सुनवाई करता है: संघ तथा जो एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के मध्य विवाद, ऐसे विवाद आपका जिनसे आपका संघ तथा एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ या एक या अधिक जो राज्य दूसरी तरफ हो सकता है।
चलिए अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि भारत के जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो दैट इज़ जो है वो आपका डी ऑप्शन आर्टिकल 21 हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि भारत के जो है वो आपका उच्च न्यायालय ने जो है वो आपका निजता के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। क्योंकि मानवोचित जो है वो गरिमा के साथ जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो निजता की आवश्यकता होती है। और उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में आपका केएस पुद्दुस्वामी आपका बनाम भारत संघ के जो है वो निर्णय में निजता और इसके जो है वो महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि आपका निजता का अधिकार एक मौलिक और अविभाज्य आपका अधिकार है। यहाँ देख सकते हैं सुभाष शर्मा बनाम आपका भारत संघ यानी 1991 के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय में निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस मूल विशेषता के बारे में आपका उल्लेख किया गया? तो न्यायिक विशेषता समीक्षा के अंतर्गत बात किया गया, तो दैट इज ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुभाष शर्मा बनाम भारत संघ मामलों में उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक जो फैसला न्यायिक समीक्षा को संदर्भित आपका करता है। इस मामले में न्यायाधीशों ने बुनियादी संवैधानिक संरचना के अभिन्न अंश और आवश्यक भारतीय संवैधानिक आपका नीति की बुनियादी विशेषताओं में से एक के रूप में न्यायिक समीक्षा की महत्व की पुष्टि की। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि इनमें से किसने जो है यह आपका रीट याचिका दायर की थी कि जिसके फलस्वरूप भारत के जो उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में मान्यता देने का प्रसिद्ध निर्णय आपका दिया। तो ये जो पुट्टास्वामी हो जाएगा, न्यायमूर्ति केएस जो पुट्टास्वामी हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और इसके महत्व को वर्णित किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार मौलिक और विच्छेदित अधिकार है और इसके तहत जो है वो व्यक्ति से जुड़ी हुई आपका सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा आपका लिए गए निर्णय शामिल है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है क्षेत्राधिकार का विस्तार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अंतर्गत है। दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो आपका कुछ रीट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 के अंतर्गत है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो सहायता में कार्य करने के लिए जो है न्यायिक नागरिक और न्यायिक जो है वो प्राधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 144 के अंतर्गत है। तो यहाँ सही सुमेलित बताना तो कोई भी जो है वो आपका युग में नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका करेक्टली मैच है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से क्यों सही नहीं है कथन। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद जो 138 में है। सर्वोच्च न्यायालय को कुछ जो है वो आबकारी जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 द्वारा प्रदान की गई है तथा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों का जो उल्लेख आपका अनुच्छेद 144 में किया गया है। तो अतः कोई भी युग्म आपका सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है विचार करने कत्तों पे। तो जनहित याचिका जो है जनहित के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में विधिक कार्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पीआईएल जो है वो आपका लोकल से आपका स्टडी यानी जो है वो लोकस स्टडी के जो है वो आपका सिद्धांत को प्रतिबलित करता है, तो ये सही नहीं है। यानी जो है वो पीआईएल जो है वो री-इन्फोर्स करता है प्रिंसिपल ऑफ द लोकस जो है स्टडी, आपका जो है वो राइट ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका जो है नागरिक और संगठन दोनों जो पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और सिटीजन बोथ, तो ये सही है। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन जो है वो सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद जो है 226 के अधीन उच्च न्यायालय जो है वो पीआईएल सुन सकते हैं। तो 1, 3rd एंड 4th राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनहित याचिका के प्रवर्तक जो है वो आपका न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर तथा जो है न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती हैं। जनहित याचिका पीआईएल जनहित के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में विधिक जो है कार्य है और नागरिक और जो है संगठन दोनों पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। भारत के जो है वो संविधान के आर्टिकल जो है वो 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और आपका जो है वो अनुच्छेद 226 के
अधीन जो उच्च न्यायालय के पीआईएल आपका सुन सकते हैं। पीआईएल जो है वो लोकस आपका जो है वो स्टैंडी यानी जो है वो के सिद्धांत को प्रतिबलवित जो है वो फलित नहीं करता है, वहाँ पे दिया हुआ तो करता है। यहाँ क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार किसी विवादित मामले में अनजान व्यक्ति की न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? तो भारत में जो है वो महान्यायभिकर्ता, तो ये सही नहीं है। भारत के जो है वो मुख्य न्यायाधीश, तो ये भी सही नहीं है डियर। अगला देख सकते हैं भारत के जो नियंत्रक का परीक्षक, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और उसका प्राथमिक अधिवक्ता भारत में जो है वो महान्यायवादी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। यह संविधान के पश्चात पर्यंत जो पदों को धारण करता है। आयोग ने मॉडल आपका उत्तर कुंजी में इसका उत्तर जो है वो आपका ए माना, जो गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं पीपल्स आपका इंडियन फॉर आपका सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 में आपका मामले में उच्चतम न्यायालय करने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सूचना के अधिकार से संबंधित है, तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। पीपल जो है वो इंडिया यूनियन ऑफ आपका सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में आपको उच्चतम न्यायालय का जो है निर्णय सूचना का आपका अधिकार से संबंधित है। इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य जो है नागरिकों को उचित निर्णय लेने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। इस प्रकार सूचना का अधिकार एक शक्तिशाली औजार है जो नागरिक को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करता है। देख सकते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य जो है न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में कथनों में से कौन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि संसद के दोनों सदनों के कम से कम जो है वो आपका 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये सही नहीं है। चाहे तो अन्य कथनों को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं ये सही नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय के जो है वो किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में नोटिस पर जो राज्यसभा के 50 सदस्य या लोकसभा के 100 सदस्य का हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है, अतः ये गलत है, अन्य सभी कथन सही हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ ही देती हूँ, आपको इजी रहेगा। तो दूसरा कथन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 सदस्यों की समिति यानी उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश से एक परंपरागत विधिवेत्ता द्वारा इस प्रस्ताव का अन्वेषण किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं यदि आपका समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या असमर्थता से ग्रस्त है, तो समिति की रिपोर्ट के साथ साथ इस समिति पर आपका सदन में विचार किया जाएगा जहां पर यह प्रस्ताव लंबित है। तो आपका सेकंड भी, थर्ड सी भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश जो है वो दिए जाने के बाद न्यायाधीश को हटाया जाएगा, तो बाकी यानी सही है, आपका ये सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो किस और किन मुद्दों में जो है वो सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो ये 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले केरल राज्य यानी 1973 में जो है वो सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद जो 368 के तहत संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कौन विचार करना है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका कॉलेजियम एक पंचवर्षीय सदस्य है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं और उस जो है वो उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य जो है वो वरिष्ठतम आपका जो न्यायाधीश शामिल होते हैं। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि संसद में विधि द्वारा आपका कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया है, तो आरंभ किया है, तो ये सही नहीं है। यहाँ थर्ड देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जो है वो वर्ष 1973 में आपका न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, तो ये सही नहीं है।
तो यहाँ पे 1 एंड 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है, आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कॉलेजियम प्रणाली जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा आपका स्थापित न होकर के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक जो है 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं और उस समय इस न्यायालय में कार्यरत 4 जो है वो अन्य 4 वरिष्ठतम जो है वो अधिकारी शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि उपचारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में आपका जो है वो कौन सही है। यहाँ पे निम्नलिखित में से यहाँ पे है कि इस पर केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में विचार हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि इस पर जो है भारत के उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विचार आपका हो सकता है, तो ये सही नहीं है। अगला है कि उपचारात्मक याचिका जो है वो दायर करने के लिए किसी आपका वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणन आवश्यक है, तो 1 एंड जो 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। दैट इज़ जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच है। देख सकते हैं उपचारात्मक याचिका की अवधारणा वर्ष जो है 2002 में आपका सुप्रीम कोर्ट के एक मामले यानी रूपा आपका अशोक खुरा बनाम अशोक खुरा तथा जो है वो अन्य में जो है वो निर्णय के संदर्भ में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके द्वारा आपका दिए गए निर्णय में हुई गड़बड़ी को ठीक है करने के लिए उपचारात्मक जो है याचिका दायर की जा सकती है। यह याचिका केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में तभी दायर की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जो वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि ऐसा करना आवश्यक है। यहाँ देख सकते हैं कि भारत की आपको उच्चतम न्यायालय की बैठकों में आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि आपका अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीशों की उपस्थिति की अनुमति देता है, तो पहला आपका सही है डी है। अगला देख सकते हैं दूसरा कथन देख सकते हैं कि भारत का मुख्य जो न्यायाधीश किसी भी समय किसी को भी जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में पद धारण कर चुका है उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने और उसके जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी जो है वो समय भारत के जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी जो व्यक्ति को जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने और उसके इसके जो है वो न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकती है, तो 1/3 राइट है। अगला देख सकते हैं कि भारत का जो है वो मुख्य न्यायाधीश न्याय यहाँ जो है वो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी जो समय भारत के जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने और इसके जो है वो न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुरोध कर सकता है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे 1 एंड 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ जो है वो बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इनमें से भारत के जो है मुख्य आपका भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक आपका न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का जो है गठन करने का आदेश दिया था, तो न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू हो जाएंगे, तो आपका दैट इज ए ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो है वो मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू ने सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाले अनेक मामले जो कई आपका वर्षों से लंबित है कि शीघ्र निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय में जो है वो सामाजिक न्यायपीठ गठित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक जो है वो न्यायपीठ का गठन आपका दिसंबर 2014 में किया गया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, तो आपका जो प्रेसिडेंट को होता है, तो दैट इज ए ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं संविधान के जो आपका 124 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने जो वो त्याग पत्रों को भारत के राष्ट्रपति को सम्मुख आपका प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय के आपका जो न्यायाधीशों को आपका नियुक्त राष्ट्रपति करता है। यहाँ देख सकते हैं नीचे आपका उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन आपका रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय को
यह शक्ति प्रदत्त है कि वह जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, शिक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस जो है रीट का प्रयोग कर सकती है। तो पहला आपका बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि संसद को आपका अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी जो आधिकारिक आपका स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की आपका दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो सेकंड बी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि करेक्टली मैच आपका डी राइट हो जाएगा। आप डिटेल से देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद आपका 32 के सब क्लॉज 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और प्रिजन संबंधी जो है वो आपका रीट जारी करता है। अनुच्छेद आपका 32 के सब क्लॉज 3 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियों को प्रभाव डाले बिना संसद इन शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को अपनी अस्थायी अधिकारिता में प्रयोग के लिए सशक्त कर सकेगी। अतः जो है वो दोनों कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन पहला कि भारत के आपका उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के सब क्लास 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति या प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए जो है वो अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित आपका होंगी। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो ये सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कथन के रूप में आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। तो आपका पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो और अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद जो है वो 16 के सब क्लास 4 या जो है प्रावधान करता है कि राज्य को पिछड़े आपका हुए किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में आपका राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है पदों में आरक्षण के लिए बंद करने से आपका निर्वारित आपका नहीं करेगा। यहाँ देख सकते हैं अगला है पॉइंट पे कि सर्वोच्च न्यायालय अपने कई निर्णयों में यह कहा है कि अनुच्छेद 335 में निहित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद जो है वो 16 के सब क्लास 1 के प्रावधानों को सीमित करता है। अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है कि संघ और राज्यों के मामले में सेवाएं और पदों पर SC/ST के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता प्रदान करेगा। थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है 335 जो है वो आपका SC/ST के प्रशासन की दक्षता की बात तो करता है किंतु इसे परिभाषित नहीं करता, इसलिए 1 एंड जो है वो राइट है, सेकंड जो है गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डियर अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो यहाँ पे जो है कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार, आपका क्षेत्र मूल अधिकार, तो दैट इज जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के जो है वो उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक यानी मूल अधिकार यानी मूल और अपीलीय और परामर्श संबंधी जो है वो व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए किसको, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ वह जो है वो संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है, वहीं जो है नागरिकों को आपका जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। अनुच्छेद 131 जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है। संविधान का भाग जो है 5 अनुच्छेद जो है वो 124 और एक से लेकर के 147 तक आपका जो भाग 5 में ही है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का माध्यम है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो यहाँ पे जो है वो आपका संज्ञेय न्यायालय, मानव का जो है वो अधिकार का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक और सिविल न्याय, तो यहाँ पे जो है वो ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक संज्ञेय न्यायालय है या जो है वो अपील का सर्वोच्च न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का गारंटर और संविधान का संरक्षक है। यह आपका संविधान का अंतिम विवेचक के रूप में भी कार्य करता है। देख सकते हैं ये BPSC का हमारा क्वेश्चन है। अगला देख सकते हैं कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर जो है वो आधारित है। तो यहाँ पे जो है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे आपका जो है वो द प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो जाएगा। तो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जो है वो आपका न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है। कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश अथवा जो है निर्देश तभी तक आपका विद्यमान है जब तक वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक प्रणाली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है।
अर्थात जो है वो विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में आपका जो है वो निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो है भावना या इच्छा को आपका नहीं देखा जाता। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तत्व के आधार पर प्रक्रिया का जो है निर्धारण किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में इसे सुस्पष्ट किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि कौन विचार करना है, तो एच.एन. सान्याल सीमित समिति की जो है वो आपका रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम जो 1971 पारित किया गया है था। तो पहला आपका सही है डियर। अगले कथन में बताया जा रहा है कि संविधान भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु आपका जो है वो शक्ति प्रदान करता है। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला है कि भारत का संविधान जो है वो सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो ये सही नहीं है। अगला है कि भारत में जो है वो आपका न्यायालय की अवमानना के विषय में आपका कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो आपका जो है वो 1 2 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। वर्ष आपका 1963 में जो है वो एच.एन. आपका सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद आपका 19 के सब क्लस 2 और 129 यानी उच्चतम न्यायालय और जो है वो 215 उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायालयों की अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की जो है वो आपका संसद को न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। देख सकते हैं भारत के न्यायालय द्वारा आपका जारी रिटों के संदर्भ में आपको विचार कीजिए। तो पहला है कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश यानी जो मेडेमस आपका नहीं होगा। तो पहला आपका राइट हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं किसी कंपनी के विरुद्ध आपका भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश यानी मेडेमस आपका नहीं होगा। तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली कि कोई भी जो है वो आपका लोक प्रबंध व्यक्ति यानी पब्लिक जो है माइंड प्रवर्तन अधिकार जो है परीक्षा यानी इक्विवेलेंट टू रीट प्राप्त करने हेतु आपका न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची यानी पिटिशनर हो सकता है। तो 1 और 3 जो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो सी ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। संविधान द्वारा जो उच्चतम न्यायालय यानी अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय यानी आपका अनुच्छेद 226 को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। परमादेश का जो है वो शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, वी कमांड होता है। और परमादेश जो है निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे सार्वजनिक कार्य न सौंपा गया हो। देख सकते हैं न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों, उसके अलावा सार्वजनिक इकाइयों, निगम, निचले आपका न्यायालय, प्राधिकरणों या जो सरकार के खिलाफ फरमादेश जारी किया जा सकता है। अधिकार जो है परीक्षा का संदर्भ आपका अर्थ है, संदर्भित अर्थ है किसी प्राधिकार या जो है वारंट के द्वारा न्यायालय द्वारा किसी जो है वो आपका सार्वजनिक पद धारित करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारियों से यह आपको पूछती है कि उसने किस अधिकार के तहत उक्त जो पद को धारित किया है हुआ है। अधिकार परीक्षा एक ऐसा आपका रीट है जिसे आपका कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से जो पीड़ित आपका पक्षकार नहीं है। देख सकते हैं उच्च न्यायालय के जो टॉपिक को हम देखेंगे डियर। तो यहाँ पे है कि भारत के जो संविधान में आर्टिकल 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है यह जो है वो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध रीट जारी कर सकता है। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं भाग जो है वो 3 द्वारा प्रदत्त आपका किसी अधिकार को प्रवर्तित करने और अन्य किसी भी जो प्रयोजन के लिए रीट जारी किया जा सकते हैं, यानी जो है वो रीट जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं यह जो है वो आपका शक्ति अनुच्छेद जो है वो 32 के सब प्लस 2 में नहीं 226 में है के अधीन जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति को अल्पीकृत कर सकता है। तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं इसके जो है वो आपका इसके अधिकारिता के तहत किसी भी जो है वो प्राधिकारी को जो है वो आपका रीट जारी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सी सही नहीं है।
कुछ अनुच्छेद जो है वो आपका 32 के सब क्लॉज़ 2 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए आदेश या निर्देश या रेट जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार जो अधिकार उत्प्रेषण परीक्षा शामिल है। जबकि उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद आपका 226 के तहत इन सभी प्रकार के रीट जारी कर सकता है। अतः जो उच्च न्यायालय की शक्ति जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करती है, इसलिए आपका सी गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 217 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति किसके जो है वो आपका परामर्श उपरांत करेगा। तो ये आपका जो है वो देख सकते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो आपका जो भी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ डिटेल से कि ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के सब क्लॉज 1 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो है संबंधित राज्य के जो है राज्यपालों से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य जो है न्यायाधीशों की जो है वो आपका अन्य जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से भी जो परामर्श किया जाता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि उच्च जो है वो न्यायालय में न्यायाधीशों की आपका संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय में जो है वो न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो है वो तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। जबकि जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। यहाँ देख सकते हैं भारत का जो है संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया, तो आपका 1937 में था, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो दिल्ली में आपका अक्टूबर 1937 में हुई। इसमें जो है वो मुख्य जो है वो आपका न्यायाधीश एवं जो है 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं थे, जिनके जो है वो आपका नियुक्ति राष्ट्र ब्रिटिश जो है वो सम्राट द्वारा की जाती थी। इसे प्रारंभिक अपीलीय तथा आपका जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त थे। इसके जो है वो आपका प्रथम मुख्य आपका न्यायाधीश सर मॉरिस जो है वो गवेयर थे, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को हुआ। और यहाँ देख सकते हो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन और वो अनुच्छेद जो है वो आपका 124 के सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। वर्ष 1993 में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था का जो है वो अपनाया गया। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी टोटल आपका जो है वो मुख्य न्यायाधीश को मिला के 34। देख सकते हैं अगले प्रश्न में यहाँ पे कि भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 28 जो है वो आपका जनवरी 1950 हो जाएगा। बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस जो है वो वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, तो आपका 1993 में ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त होते हैं, तो 33 होते हैं एक्स्ट्रा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाती है संसदीय जो अधिनियम द्वारा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। भारत की जो है संसद के पास आपका जो है वो आपका कानून बनाने का अधिकार, क्षेत्र को व्यवस्थित करने और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को संशोधित करने का अधिकार है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना या जो घटाना शामिल है। न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को बदलने के लिए जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी जो है वो न्यायाधीशों की संख्या आपका यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में कई बार संशोधन किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे भारत में जो उच्चतम न्यायालय में आपका न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थे, तो आपका संसद में नहीं थे, तो बी राइट हो जाएगा।
देख सकते हैं भारत के जो उच्चतम न्यायालय में आपका न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति आपका संसद में निहित है। उच्चतम न्यायालय यानी जो है न्यायाधीश की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या यानी 33 है, यानी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त यानी 34 टोटल है। प्रश्न में देख सकते हैं कि किस कानून के अंतर्गत ये आपका विहित है कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका भारत की जो संविधान का अनुच्छेद 348, तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। भारत के जो है वो संविधान के आपका अनुच्छेद 348 के सब क्लॉज का में यह आप विहित है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक जो उच्च न्यायालय में आपका सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक जो है भाषा है टोटली जो है वो आपका इंग्लिश है। जनता भले ना समझे लेकिन जो है वो हमारा रूल जो है वो दिया जाएगा इंग्लिश में ही। क्षेत्रीय भाषा में भी है ऑप्शन लेकिन बहुत कम मिनिमम। भारतीय जो है वो संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, तो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें जो है वो हमारे जुडिशियरी की भी जो है वो मुझे पसंद नहीं है, बट क्या ही कर सकते हैं। एज अ सिटीज़न आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी जुडिशियरी जो बोलते हैं। भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक है। इसलिए जो है कार्यपालिका या विधेयक द्वारा जो है संविधान के प्रावधानों का के उल्लेख को रोकता है। अनुच्छेद 137 के जो अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है और यह जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसके जो अंतर्गत संसद या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी जो कानून जो संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है, उसे जो है वो न्यायालय अमान्य कर सकता है। अगला देख सकते हैं डी कि संविधान की व्याख्या जो है वो आपका करने का अंतिम अधिकार है, तो सर्वोच्च न्यायालय को का है। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका मौलिक अधिकार का संरक्षक है, तो आपका जो है वो आपका गार्जियन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जानते हैं, ये राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार के जो है वो आपका संरक्षक यानी सर्वोच्च न्यायालय या तथा जो है वो उच्च न्यायालय है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं लाभ का पद परिभाषित हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लाभ के पद का उल्लेख जो है संविधान के आपका अनुच्छेद 102 की सब क्लॉज 1 के अनुसार हुआ, यानी जो है वो सब क्लॉज है 1। और किंतु लाभ का पद पदावली की जो है वो संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके इसके अर्थ को जो है न्यायिक निर्णयों के द्वारा ही समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न मामलों में जो है लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। लाभ का पद से संबंधित किसी जो है वो सदस्य को निहरता का जो विनिश्चय अनुच्छेद आपका 103 के अंतर्गत यानी 103 के अंतर्गत संसद के संबंध में आपका राष्ट्रपति तथा जो है आर्टिकल 192 के तहत राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल करता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, तो दैट इज वो राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे, तो ई राइट हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका निर्णय की बात की जा रही है, ठीक है ना। ऊपर वाला देख सकते हैं कि ये परिभाषित कर रहा है और ये निर्णय के लिए, ठीक है, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो दैट इज ए आप एक काम कीजिएगा, आप डिटेल को इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। एक डिटेल सेक्शन में ऑनलाइन आप इसको जो है स्टडी कर लीजिएगा, देन कंफर्म हो जाइएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। देख सकते हैं अगले प्रश्न में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में वृद्धि कर सकती है, तो ये आपका जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। तो आपका 138 आर्टिकल के अंतर्गत तो सी राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 138 के अनुसार आधार पर संसद संग्रह सूची के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त जो है वो अधिकारिता प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 139 जो है वो संसद सर्वोच्च न्यायालय की जो रीट अधिकारिता में विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद जो है वो आप देख सकते हैं कि 140 के अंतर्गत संसद आपका सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक शक्तियाँ दे सकती है जो न्यायालय की अधिकारिता या जो है वो शक्तियों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 134 के तहत इसके तहत जो आप देख सकते हैं 134 के अंतर्गत जो है वो इसके तहत दांडिक जो विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता समाहित है। आपका अनुच्छेद 143 के तहत देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति निहित है।
अगला देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताना है कि भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा विधि बना कर के, दैट इज़ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषयों के संबंध में भारत के जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो संसद को दिया गया तो सी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में न्यायपालिका के जो है वो बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? यूनाइटेड स्टेट के विपरीत जो है वो भारत में दोहरी न्यायालय जो है वो व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल आपका जो है वो कथन पहला राइट है। भारत के संविधान के अधीन जो है वो आपका संघ और राज्यों के लिए एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। सेकंड सही है। थर्ड है कि अधीनस्थ आपका न्यायपालिका के संगठन में अलग-अलग राज्यों में हल्का अंतर है, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएँगे। देख सकते हैं अमेरिकी संविधान के विपरीत जो है वो भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें जो है आपका शीर्ष स्थान पे उच्चतम न्यायालय एवं उसके अधीन जो उच्च न्यायालय है, एक आपका उच्च न्यायालय के अधीन यानी राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियाँ हैं। जिला न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय राज्य द्वारा जो है वो अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं जो अन्य शर्तों का निर्धारण आपका किया जाता है। अतः एक आपका राज्य से दूसरे राज्य में इनकी जो है वो प्रकृति भिन्न हो सकती है। न्यायालय की यह जो है वो एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। चलिए अगला देख सकते हैं डियर, अगले प्रश्न में निम्न में से जो है अब आपका किस एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकथित किया है कि एक जो है वो नागरिक को किसी आपका लोक प्राधिकारी के मनमाने या अनुचित कार्रवाई के कारण आपका हानि या जो है क्षति होने पर मुआवजा दिया जाएगा। तो मेनका गांधी जो बनाम भारत संघ हो जाएगा, तो दैट इज ए ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है, जिसमें जो अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर के अन्य किसी भी जो उच्च न्यायालय यानी अदालतों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ आपका अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यहाँ पे जो है वो आपका सही नहीं है। तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा, यानी उच्चतम यहाँ पे देख सकते हैं डी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ के अन्य किसी भी जो उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल जो है 136 के सब क्लॉज 2 में इसमें इस संबंध में उपबंध किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के भाग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है कि आपका जो है वो प्रस्ताव लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य या जो है राज्यसभा से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाता है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है कि प्रस्ताव की आपका सभी का स्पीकर या चेयरमैन द्वारा गठित 3 विधिवेताओं की जो है वो समिति द्वारा जांच की जाती है, तो बिल्कुल आपका जो है राइट है। अगला देख सकते हैं कि यदि आपका 3 विधिवेताओं की समिति अनुशंसा करती है, तो न्यायाधीश स्पीकर या चेयरमैन द्वारा हटा दिया जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो करेक्टली मैच आपका बी करेक्टली हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो आपका 124 के सब क्लास 4 के तहत आपका उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके जो पद से केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जो है वो आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को बंद करता है। निष्कासन प्रस्ताव आपका जो है वो लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए, यानी अध्यक्ष या सभापति को। यहाँ पे याद रखिएगा 100 जो है वो लोकसभा से, 50 जो है राज्यसभा से। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है। यहाँ पे पॉइंट है कि यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर दिया जाता है, तो वह जो है वो इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करता है। यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो दोनों कथनों में इसे विशेष बहुमत से पारित करके जो है राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अंत में जो है वो आपका राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित कर देते हैं। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताना है
कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो किसी न्यायाधीश को आपका उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व आपका कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद की सिफारिशों पर जो है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा, तो दैट इज़ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल जो है वो 124 के सबका सूर के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी जो है न्यायाधीश को उसके पद से केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों को अलग-अलग अपने कुल जो है सदस्यों की जो है वो कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से पारित करना होगा। और यह जो है वो तो वह आपका प्रस्ताव संविधान यानी जो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को जो है वो पद द्वारा आदेश जारी करेंगे यानी हटाने का। और इस जो है वो आपका संबंध में ये आपका आवश्यक है कि न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए। न्यायाधीश को अपने पक्ष में जो है वो समर्थन और उसके जो है पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। अगला देख सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न में बताना है यहाँ पे कि भारत के जो है वो उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में होते हैं, यानी वो ही करते हैं राष्ट्रपति जी हमारे। देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और के अतिरिक्त अन्य जो न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इतिहर्ताएँ के रूप में देख सकते हैं वह भारत का नागरिक हो, लगातार कम से कम 5 वर्ष तक आपका जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। उच्च न्यायालय या जो है वो किसी अन्य न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो। वह जो है वो राष्ट्रपति की राय में आपका एक परमगत आपका विधिवेता हो। अगला देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है आपका जो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं और न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो राष्ट्रपति को देता है। उच्चतम न्यायालय यानी ये आर्टिकल 146 के सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की अधिकारियों एवं जो है वो सेवकों की नियुक्ति जो मुख्य न्यायाधीश करेगा तथा जो है कार्यवाहक जो है वो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो आपका राष्ट्रपति को पत्र लेकर के पद आपका त्याग कर सकेंगे। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिख कर के पद त्याग कर सकेंगे। चलिए अगला देखते हैं डियर। अगला देख सकते हैं भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये आपका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीशों की से परामर्श के साथ, तो दैट इज़ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जो नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से मापदंड आवश्यक नहीं है। पहला है कि किसी जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष बिल्कुल राइट है। किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष बिल्कुल राइट है। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की राय में एक जो है वो लब्ध प्रतिष्ठ आपका न्यायविद बिल्कुल राइट है। आपका सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम जो 20 वर्ष आपका जो है वो डी सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उपयुक्त जो है वो कथन डी राइट नहीं है। आज की वीडियो में जो 53 नंबर प्रश्न तक हमने देखा डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पार्ट जो है वो अगले में बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, करीब-करीब जो है वो आपका 86 आई थिंक है, तो कई पार्ट में आएँगे ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए डियर। टेक केयर।